इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये बता दिया था कि लेंज लॉ क्या होता है। पहले तो हमने फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ बताया था कि फैराडे फर्स्ट सेकंड लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पैरामीटर होते हैं वो किससे इंड्यूस होते हैं? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, सॉरी मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बताया था कि ई जो होगा इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब हमने कहा था ये जो नेगेटिव होता है ये नेगेटिव इसकी डायरेक्शन को बताता है, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लेंज लॉ का मतलब क्या है? लेंज लॉ का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर आपका डेवलप हुआ है, ये इलेक्ट्रिक पैरामीटर क्या करता है, इसका जो डायरेक्शन होता है, चाहे वो ईएमएफ हो चाहे वो करंट हो, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। मतलब अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक पैरामीटर की बात करें, करंट की बात करें, तो इसकी डायरेक्शन उधर होगी जिधर क्या हुआ, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो अपोज करेगा। मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमने कहा था जैसे ये कोई कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है ये इसका साउथ है, और अगर हम इसको किसी बी वेलोसिटी से दूर ले जाएं तो जैसे दूर ले जाएंगे फ्लक्स में चेंज होगा, तो ये इस चेंज का अपोज करेगा। तो चेंज का अपोज कैसे करेगा? वो चाहेगा कि ये दूर ना जाए, तो दूर ना जाने के लिए क्या करेगा, ये कॉइल क्या करेगी, अपनी तरफ ऐसा पोल, ये भी एक मैग्नेटिक पोल की तरह एक्ट करेगी, बाहर मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, और यहां पर क्या करेगी, ऐसा पोल कंस्ट्रक्ट करेगी कि ये इसको अट्रैक्ट करे। मतलब ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट वाला अट्रैक्ट करता है, तो ये कैसा बना लेगी, साउथ पोल बना लेगी। और जब ये साउथ पोल बनाएगी तो आप देखेंगे ये कि ये इसका साउथ पोल बनेगा, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसे, अरे क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, इसके पीछे वाला जो पोल होगा, मतलब ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट, तो उधर की तरफ साउथ बन गया, तो हमारी तरफ क्या बन गया, नॉर्थ। तो ये इसको जाने नहीं देगा। जाने ना देने का मतलब, तो लेंज लॉ से आपने क्या सीखा, ये सीखा कि हम डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना, करंट की, किसमें, कॉइल में। ऐसे और बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी लास्ट टर्म पे कि अगर ये क्या करने लगेगा, ये अगर टुवर्ड्स आता है और ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये इसके टुवर्ड्स आने का भी विरोध करेगा। और ये अपोज कैसे करेगा, अब की बार चाहेगा कि नजदीक ना आए, मतलब जिसकी वजह से ओरिजिनेट होता है उसी का अपोज करता है। तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा, अब की बार सेम पोल बनेगा, तभी तो रिपल करेगा। तो ये भी नॉर्थ होगा और ये भी नॉर्थ होगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। बताया था कि जो नॉर्थ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ होगा तो क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे इसमें डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो इन सारे डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, इन सारी डायरेक्शन को ये आपका लेंज लॉ बताता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या, जो इंड्यूस्ड पैरामीटर है उनकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, तो लेंज लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट अपोजेज इट्स ओन कॉज बाय विच इट ओरिजिनेट्स, ये अपने खुद के कारण का विरोध करते हैं जिसकी वजह से ये क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न कहां से हुए हैं, ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और उसी का विरोध करते हैं। फ्लक्स जिन भी चीजों की वजह से चेंज हुआ है उन चीजों का ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं। फिर हमने ये बताया था कि जो आपका ईएमआई है वो 3 तरीके का ईएमआई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो, ठीक है ना। हमने कहा था वो तीनों बात पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे, दूसरा एरिया वेक्टर पे, और तीसरा उनके बीच के एंगल पे। और हमने कहा था तीनों अलग अलग तरीके से वेरी करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, अगर क्या है कि बी फिक्स है, ए सॉरी बी को वेरिएबल है, बाकी दोनों चीजें फिक्स हैं, तो वो स्टैटिक ईएमआई था। तो इसमें बताया था क्या क्या पढ़ना है हमको, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद हमने फिर मोशनल ईएमएफ की बात करी थी, वो डायनेमिक ईएमआई में आता है, ये डायनेमिक ईएमआई में आता है। और लास्ट में पीरियोडिक ईएमआई बताया था, ये किसमें आएगा, पीरियोडिक ईएमआई में आता है।
तो यहां से हमने इसके बारे में थोड़ा सा आज शुरुआत करनी थी कि डायनेमिक ईएमआई क्या होता है। एक बार लेंज लॉ और फैराडे लॉ और उसका एप्लीकेशन जो मैंने बताया है कैसे कैसे, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है डायनेमिक ईएमआई। डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या होगा कि अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और इसमें विशेष तौर पे आप देखेंगे कि बी क्या होगा, ये कांस्टेंट है। तो वेरी क्या करता है, एरिया वेरी करता है। इस एरिया वेरी करने के जो तरीके होते हैं वो कई सारे होते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर इंड्यूस पैरामीटर आता है, तो इंड्यूस पैरामीटर क्या है, ये डी फाई बाई डी टी से आता है, इसके नेगेटिव से, और ये किसके प्रोपोर्शनलिटी में होगा, ई के, मतलब यहीं से क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगी। तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट सॉरी ये ईएमएफ आएगा इंड्यूस, वो क्या होगा, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा। क्लियर है। अब यहां से अगर हम इसको देखते हैं इस इंड्यूस पैरामीटर को, तो ये डी फाई बाई डी टी डीबीए होगा, तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, डीबीए कॉस थीटा। या इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसे एरिया है और एरिया में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कई सारे हैं, तो ये बीए के बजाय एनबीए भी तो ले सकते हैं इसको। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एनबीए, क्योंकि एन कॉइल की वजह से क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी, तो एनबीए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब जैसे अगर हमने ये कहा कि ये जो इंड्यूस डी फाई ओवर डी टी है, डी फाई ओवर डी टी, ये माइनस, ये किसके इक्वल है, ई के। तो यहां से हम डी फाई ओवर डी टी को ई लिखें, यहाँ माइनस लगा ले रहे हैं, नेगेटिव साइन क्या बता रहा हूं मैं आपको बता चुका हूं, तो ये डी ओवर डी टी इधर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब इनमें से जो चीज भी, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे कई, इनमें से दोनों या तीनों, जो भी टाइम के साथ क्या हो रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे, उनको हम क्या करते हैं, उनको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे भाई इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से। तो जो पहले नेचर का क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला और एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछता है, वो आपको ये करता है कि आपको फ्लक्स दे देगा टाइम के साथ, फ्लक्स दे देगा टाइम का वेरिएबल फंक्शन, और आपको दो टाइम में पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि इसमें कितना पोटेंशियल इंड्यूस होगा। तो आपको पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें सीधे सीधे डिफरेंशिएट तो ही करना होगा फ्लक्स को। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और वो टाइम ड्यूरेशन रख देंगे जिसमें पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे ईएमएफ नहीं बता सकते। ये तो क्या हुआ इस टाइप का। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, तो ये जो पोटेंशियल है, इंड्यूस पोटेंशियल, ये अगर बड़े चेंज के लिए बात करें तो ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। बड़े चेंज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या इसी को हम इंड्यूस ईएमएफ को क्या लिखेंगे, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो इसमें दो तीन तरीके क्वेश्चन पूछता है, हम दोनों तीनों कराते हैं। ये कुछ बात समझ में आ रही है ना, नोट करें इसको जल्दी से। इसमें जब क्वेश्चन करना है हमको, तो हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने कहा कि अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो एक तो ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, अब ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स of a coil changes from two to eight at time
2 second to 5 second. Then find induced EMF. तो क्या करना है आपको? इंड्यूस्ड EMF पता है। तो इंड्यूस्ड EMF की जो होगा ये क्या है? ये यही लगा देना आपको सीधे ∅2 माइनस ∅1 अपॉन ये। तो ∅2 कितना है यहाँ पर? 8 है और ∅1 कितना है? 2 है। अपान में ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2। तो ये वोल्ट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 5/3 वोल्ट। अगर ये एम्पियर में होगा तब ना 6 होगा। 5/6। अच्छा ये 6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। समझे? ये सेकंड में आएगा नीचे, ऊपर ये टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। एक तो इस तरह जैसे आपसे ये कह दिया जाए, ड्यूरेशन दे दिया जाए टाइम का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल का, वो इतने सेकंड में होता है। तो इतने सेकंड का मतलब क्या हुआ? टाइम आपको दिया गया, वो टाइम से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक साथ साथ देखते चलो, फ्लक्स ऑफ कॉइल is change from 3 to 8 in 2 minutes. In 2 minutes. Find induced EMF. Find induced EMF. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको डेल्टा फाई निकालना है। क्यों? इस क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे? पहले डेल्टा फाई निकालेंगे। तो डेल्टा फाई क्या होगा? ∅2 माइनस ∅1, ये हो जाएगा 8 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी है वो आपको दी गई है 2 मिनट। ठीक है, तो इस 2 मिनट को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 60, ये सेकंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। तो डेल्टा टी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? ई इंड्यूस्ड आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई हमने क्या निकाला है? 5, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 120। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 अपॉन 120। इसको सॉल्व कर लेना। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा कितना? वोल्ट। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाता है, जैसे ये टाइम का वेरिएबल फंक्शन होगा आपका फ्लक्स। ऐसे देगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल is changing in such a way कैसे? फाई इज इक्वल टू 2t² प्लस 8t प्लस 2।
then determine induced EMF after 2 सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है आफ्टर 2 सेकेंड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है किसी कॉइल में, वो चेंज कर रहा है किसके हिसाब से, बदल रहा है, टाइम का वेरिएबल फंक्शन है ऐसा। अब आपको क्या बताना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या लिखा है कि ये क्या होता है, डी फाई ओवर dt। तो E की वैल्यू डी फाई ओवर dt होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये d ओवर dt, यहाँ फाई की वैल्यू रख देंगे। तो फाई की वैल्यू ये पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2t स्क्वायर प्लस 18, ये हो जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, d ओवर dt 2t स्क्वायर प्लस d ओवर dt 8t प्लस d ओवर dt 2 हो जाएगा। क्यों, फिर यहां से अगर एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 2 आगे आ जाएगा, और ये भी पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, प्लस में इसका करेंगे तो 8 इंटू 1, और टी की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, और प्लस में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो हो जाएगा 2 2 जा 4t प्लस में 8, और t की पावर 0 मतलब 1, अरे किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाएगा। तो ये इतना टर्म क्या आ जाएगा, 4t प्लस 8 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अब क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया टाइम के फंक्शन में, क्या 4t प्लस 8, यही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बस हमको क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है, इसमें t दिया है कि 2 सेकंड पे आपको बताना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 प्लस 8, तो 4 2 जा 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 16 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा कर पाओगे ऐसे परसेंटेज, नोट कर लीजिए। अब जैसे इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, आपको ईएमएफ दे दे और फ्लक्स चेंज पूछ ले, ऐसा नहीं हो सकता है, ईएमएफ बताए और चेंज इन फ्लक्स पूछ ले, ऐसा भी एक क्वेश्चन करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil placed in magnetic field is function of time. Function of time. कैसा है, E is equals to 3t square plus 2t plus 2 volt. Then find change in the flux. Find change in the magnetic flux. Magnetic flux from
सेकेंड टू 4 सेकेंड। इस टाइम के दौरान आपको क्या बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। ठीक है, induced EMF in the coil placed in the magnetic field is a function of time like this, E is equals to 3t square plus 2t plus 2 volt. Then find the change in the flux, change in the magnetic flux from t is equals to 2 second to 4 second। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डेल्टा पाई की बात करनी है, ये कितना होगा। तो हमने आपको बताया कि जो E होता है ये क्या होता है, ये डी फाई बाई डी टी होता है। तो यहां से हम डी फाई क्या ले लेंगे, चेंज इन फ्लक्स ई डी टी नहीं लिख देंगे, और इसको इधर करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा। और अगर इसको हमको क्या करना है, हमको चेंज बताना है, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, तो इसी को क्या कर देंगे, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये ई डी टी का भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और हम ये मान लेते हैं कि जब क्या होगा कि इनिशियल t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये phi1 है फ्लक्स और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसको phi2 मान लेते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, phi2 माइनस phi1। तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, phi, और ये क्या हो जाएगा phi1 और ये लिमिट phi2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 to 4 EDT। ठीक है, नीचे दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, phi2 माइनस phi1, यही तो निकालना हमको डेल्टा फाई। अरे डेल्टा फाई क्या होगा, phi2 माइनस phi1। तो ये phi2 माइनस phi1 क्या होगा, EDT होगा। क्यों, तो EDT का इंटीग्रेशन 2 to 4, E की वैल्यू रखो यहाँ, क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और ये dt, ये इसका इंटीग्रेशन होगा 2 to 4, साइड में दिख रहा है। तो डेल्टा पाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो एक एक पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, 3 2 प्लस 1 पावर अपान में 2 प्लस 1, याद है ना। कहां से कहां तक लिमिट रखोगे, फ्रॉम 2 to 4। प्लस में इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 2t 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 2 to 4, और इसका करोगे तो 2dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t नहीं तो आएगा 2t फ्रॉम 2 to 4, ये हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा dt क्यूब अपान 3। ठीक है, कहां से कहां तक लिमिट, 2 to 4। प्लस में ये क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर अपान 2, ये भी 2 to 4, और इंटू प्लस में ये हो जाएगा 2t फ्रॉम 2 to 4। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब लिमिट करके सॉल्व करना है, पहले इतना नोट करिए जल्दी से। तो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई की वैल्यू सॉल्व करोगे ये आ जाएगा t का क्यूब 2 to 4 प्लस t का स्क्वायर, ये भी 2 to 4, और प्लस में 2t, ये भी 2 to 4। तो डेल्टा फाई जो आ जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब
लिमिट रखना होता है ना, समझ पा रहे हो? फिर ये क्या हो जाएगा, पी पे रखोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक, सॉल्व कर लो। 64 क्या हो जाएगा ये 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 2 2 जा 4 प्लस में ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 56 पक्का। ये कितना हो जाएगा 12 4 देखो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 72। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए, लिखिए, कर लो। चलिए इसमें एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल फंक्शन दे देगा या तो किसका, इंडिविजुअल ईएमएफ का, या किसका देगा चेंज इन फ्लक्स का, डेल्टा फाई का। फिर आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके, या तो वो जो पहले टाइप का बताया था कि डेल्टा फाई दे दिया, बड़ा चेंज टाइम से डिवाइड कर दिया, एक उस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा यहाँ पर जो नया टर्म हमको पढ़ना है, मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है इसको पहले समझते हैं कि ये आता कैसे है। जब फ्लक्स लिंक होगा और फ्लक्स चेंज होगा तभी तो क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जब किसी चीज के मोशन की वजह से डेवलप होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं कि कोई ये एक्सटर्नल फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या कहा था कि जब आपको डायनेमिक ईएमआई पढ़ाएंगे तो इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें हम आपको फ्लक्स चेंज पढ़ाएंगे और बी और ए क्या होगा, सॉरी बी और थीटा क्या होगा, ये कांस्टेंट होंगे, बी एंड थीटा ये कांस्टेंट होगा। तो ए वेरिएबल होगा इसमें। तो ए वेरी कैसे करता है, जब कॉइल मूव करती है तो उसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। अब वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करके हम बता रहे हैं आपको कैसे चेंज होता है। तो बी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहे। तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और डायरेक्शन तो क्रॉस बनाए हैं तो फिक्स ही होगी। किधर है, इनवर्ट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट। ये एक मैग्नेटिक क्या है, फील्ड है बी, कैसी है, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, कोई एक ऐसे एल लेंथ का क्या है, वायर है ऐसे इस तरीके से, और इसको इसके अंदर क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। इस वायर को इसके अंदर क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो मूव कैसे करा रहे हैं आप देखिए, ये एल लेंथ का वायर है, क्यों, इसकी लेंथ यहां से क्या है, एल है, और बेटा इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो कभी अगर ऐसे चीज को हम क्या करें, कहीं पर ले जाएं तो समझ रहे हो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया थोड़ा मोशनल एरिया आएगा। मोशनल का मतलब जैसे अगर ये केवल इतना होता तो आप कहते हैं कि सर इसका तो बहुत छोटा सा विड्थ है, ये dx या ना के बराबर है, और ये l लेंथ है, ये तो एक लाइन है, इसमें कौन सा एरिया। लेकिन अगर इसी को हम किसी वेलोसिटी v से बढ़ाने लगे तो आप क्या बोलोगे कि ये स्वैपिंग एरिया टाइप का आएगा। ये क्या करेगा, जिधर से जाएगा कुछ एरिया स्वैप करेगा। नहीं समझ रहे हो, जैसे अगर इसको हम ऐसे करके ऐसे करें तो क्या होगा, ये इतनी एरिया स्वैप नहीं करेगा। अब जैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ऐसे इसके अंदर ये जाए
तो फ्लक्स कट करेगा ना। ऐसे रुका होता कोई फ्लक्स कट करता ना करता, या ऐसी फील्ड है ऐसे ही वायर घुसे तो कोई फ्लक्स नहीं कट करेगा। लेकिन जब ऐसे जाओगे तो इसको क्या फील होगा, जैसे कोई सीट आई, अरे ऐसे जाएगी तो क्या लगेगा, जैसे सीट आई। तो इसको इफेक्टिव एरिया क्या समझ में आएगा, फील्ड को इफेक्टिव एरिया या लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्या लगेगा कि कैसी लाइन कट हो रही है, कैसा एरिया कट हो रहा है। उसको लगेगा जैसे इतना बड़ा कोई स्क्वायर है ऐसा, और वो स्क्वायर की ये वाली लेंथ तो एल है, लेकिन ये लेंथ क्या है, v इंटू टी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी चीज को मूव कराओ तो जो लेंथ कवर होती है वो क्या होती है, अरे भाई क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई एल लेंथ का वायर है, ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है और आफ्टर टाइम टी ये यहां पर पहुंच जाता है, तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ना ये s। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस वेलोसिटी इनटू जो टाइम लगा, अगर इसको कवर करने में टाइम t लगा तो v क्या हो जाएगा, s इंटू सॉरी s क्या हो जाएगा, v इंटू t। तो ये वाली लेंथ हो गई, और ये वाली लेंथ क्या है, l है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका इफेक्टिव, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। तो एरिया क्या होगा, देखो यहाँ एरिया कैलकुलेट कैसे करना, वो एरिया नॉर्मल नहीं कैलकुलेट करना, इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना, स्वर्किंग एरिया कैलकुलेट करना। कितना आ जाएगा, ये लेंथ मतलब l इंटू क्या हो जाएगा, bt। तो इसे क्या लिख देंगे, LBT लिख दिया मैंने, नहीं समझ पाए, अरे ये L लेंथ और ये वाली लेंथ, तो दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, और ये लेंथ तफास से क्या है, वेलोसिटी का टर्म है, टाइम t में कवर करा है, तो LBT एरिया हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो यहाँ हमको अब समझ में आ रहा होगा कि ये फ्लक्स क्यों कट करेगा। अगर ये रेस्ट में रहे तो फ्लक्स कट करेगा, नहीं करेगा। अब ये मोशन करेगा, और जैसे अब ये कंडक्टर है, जैसे इसके अंदर ये मोशन करेगा तो इसका एरिया कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। पहले इंटर करा था कुछ एरिया थी नहीं थी, जैसे गया इतनी एरिया ऐसे क्रॉस हो गई। तो जब इसके अंदर ये मूव करेगा तो क्या करेगा, फ्लक्स कट करेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को काटेगा। और कैसे काटेगा, एक पर्टिकुलर स्वीपिंग एरिया से, एक इफेक्टिव एरिया से, और वो एरिया होगी क्या, L इंटू V इंटू टी। जिस टाइम से जा रहा है और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एरिया की शक्ल आपको ऐसा बताएंगे कि ये LBT एरिया है ना। अब ये मुझसे ना पूछना बाद में कि सर एक लाइन है तो ये कैसे लिख दिया आपने, लाइन का एरिया ये कैसे होगा। तो लाइन मूव कर रही है ना, तो हम स्वीपिंग एरिया लेंगे या इफेक्टिव एरिया लेंगे जो क्या कर रही है, फ्लक्स को कट करने में इन्वॉल्व है। क्लियर है। और अगर फ्लक्स कट हो रहा है मतलब एरिया चेंज हो रही, चेंज नहीं हो रही, जैसे टाइम बदल रहा है, ये तो फिक्स है, L फिक्स है, टाइम चेंज हो रहा है तो ये नहीं चेंज होगा। अरे 2 सेकंड पे कुछ दूसरा कटिंग एरिया होगा, 3 सेकंड पे कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये दोनों कांस्टेंट है, कौन कौन, ये और ये। अरे B फिक्स है ना, अंदर है, और थीटा किसके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी क्या है, अरे वो भी फिक्स है। जैसे ऐसा सर्किल एरिया आएगी तो ये प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर इनवर्ट नहीं आ जाएगी एरिया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos थीटा फिक्स